आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज में हूं नंदिनी लाक्षाकार। उत्तर प्रदेश में 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चरण का ये मतदान और सुबह 7 बजे से ही लोगों ने घरों से निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का जो प्रक्रिया है इसको शुरुआत कर दी है। वहीं बात अगर की जाए तो सुबह से ही जो दिग्गज है, हमारे जो नेता है, जो जनप्रतिनिधि है, वो भी ट्वीट के जरिए लोगों से मतदान करने की अपील करते नजर आ रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के इस त्योहार में, यानी कि विधानसभा चुनाव में आपके मतदान को करना, मताधिकार का इस्तेमाल करना और लोकतंत्र के इस त्योहार में बड़े दान का जिक्र किया। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कि बहुत बड़ा दानों में सबसे बड़ा दान है मतदान, और इसका इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि इससे आपके भविष्य को सुनिश्चित होगा, भविष्य का निर्धारण होगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ गेस्ट को हमने जोड़ा है, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और हमारे साथ हमारे संवाददाता, और इनसे बातचीत करेंगे। तो आजाद खालिद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके साथ ही प्रभात त्रिपाठी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे क्या कुछ बन रही है स्थिति और किस तरीके के बन रहे हैं आसार। साथ ही लखनऊ से हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमें जानकारी देने के लिए, अपडेट करने के लिए। तो आप सभी का स्वागत करूंगी। और जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है, मताधिकार का इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया है और अब कुछ ही समय में जो हमारे प्रत्याशी है उनकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। तो पहला सवाल वरिष्ठ पत्रकार आजाद खालिद जी से करना चाहूंगी। आजाद खालिद जी, जिस तरीके से पूरे दमखम को लगाते हुए हमने देखा सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, और अब आज शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके की स्थिति बनती आपको दिख रही है? अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो क्या लगता है उत्साह लोगों में दिख रहा है मतदान के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को लेकर? नंदिनी, अगर आप आज की पोलिंग को देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें, किसान आंदोलन के बाद ये पहला चुनाव है। अभी किसान आंदोलन चल रहा था और किसान आंदोलन का इम्पैक्ट या तो पंजाब में था या वेस्टर्न यूपी का था जी, क्योंकि वेस्टर्न यूपी से राकेश के तहत बिलोंग करते हैं और किसान बेल्ट हमारी वेस्टर्न यूपी मानी जाती है। इसके बहुत से हिस्सों में आज का चुनाव है। 58 सीटें जो है राकेश टिकैत के होम टाउन से होम डिस्ट्रिक्ट है। उसके अलावा आप देखिए गाजीपुर और खासतौर पर गाजियाबाद, सिरोही, बागपत, ये तमाम वो जगह है जहां पर किसान बेल्ट है। तो आज के इस पोल को खासतौर से आप लिटमस टेस्ट के तौर पर देख सकते हैं यूपी विधानसभा चुनाव के लिए। जो लोगों को उत्साह है, जो लोगों को पलटने का या जो अपने समर्थन का या विरोध का इजहार करने का टाइम है, वो आज ही है। आज देखें आप, गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि इसमें और जगहों पर भी हम बात करेंगे कि लेकिन ये जो सीट है बड़ी खास है। मुजफ्फरनगर की 6 की 6 विधानसभा जो सीटें हैं वो अपने आप में बहुत अहमियत रखती है। हालांकि इसमें कहा जा रहा है कि 5 सीटों पर अगर बात करें किसानों का इंपैक्ट खासतौर से नजर आ रहा है। एक आधी सीट को लेकर बीजेपी अपने आप को कमबैक करना चाहती है क्योंकि वहां पर जो बालियान साहब है, मंत्री जी, उनका भी एक तरह से साथ दांव पर लगी हुई है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो आज का चुनाव है ये बहुत खास है, खासतौर से सूरत में, जबकि किसान आंदोलन के बाद पहला चुनाव है। लेकिन अगर बात करें इस बार भी लग ही रहा है कि काम के बजाय वोट जो है राम के नाम पर होगा। काम नहीं बल्कि राम बोलेंगे और यही शायद भाजपा चाहती थी वो 20% बनाम 80% करके, और जिस तरह से मोबिलाइज करने का जो भाजपा तो ये चाहती थी। लेकिन क्या अंत तक आते हुए, जिस तरीके से अब जो समय आ चुका है, मतदान का समय आ चुका है, अंत तक आते हुए क्या वाकई लग रहा है कि वो ट्रम्प पर पड़ेगा? ये मुद्दे यहाँ पर उभर करके सामने आए तमाम विकास से जुड़े, क्या लगता है आपको? देखिए विकास, देखिए इस दौरान हमने आपने देखा होगा कि लोनी जो है वो इस विधानसभा चुनाव के लिए प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला इस तरह से कि वहां के जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने कहा कि ना बली चलेंगे, ना बाहुबली चलेंगे, बजरंग बली चलेंगे। वहां से एक शुरुआत हुई, मुद्दे पीछे हट गए और बजरंग बली सामने आ गए। मोदी जी ने कहा 20% बनाम 80%। तो इस बार भी लग ही रहा है कि मुद्दों के बजाय, काम के बजाय राम पर ही चुनाव होने की उम्मीद हो रही है। जी, उम्मीद हो रही है। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल हम चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे साथ प्रभात त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, उनसे जान लेते हैं क्या वाकई में आपको लगता है कि इस बार शुरुआत तो हुई थी जिस तरीके से चुनाव की जब माहौल बन रहा था, राम को लेकर के वोट, हनुमान को लेकर के वोट, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचे हम? क्या वाकई में जो वोट है इस बार, जो मतदान है, वो राम या हनुमान पर होगा या फिर मुद्दे मायने रखते हैं आम जनता के लिए? कितना मजबूत है हमारा लोकतंत्र, कितना परिपक्व आप लोकतंत्र को देखते हैं वोटिंग के दौरान? देखिए नंदिनी जी, जिस तरीके से लोकतंत्र में आपने एक जो स्लोगन चलाया है कि मतदान का महापर्व त्योहार, मैं कहता हूँ कि त्योहार को जो 5 साल बाद आता है, इसके कितने रंग फीके किए थे पिछले 15 दिनों में। आपको याद होगा कि सारी जो जिन्ना और चर्बी और
और धर्मेंद्र पांडे के जो बयान आए, मैं उन बयानों पे नहीं जाना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि 58 सीटों का मतदान प्रारंभ हो गया है सुबह से, और मतदाता जब बटन दबाने जा रहा है तो उसको अपनी वो चीजें याद आ रही है। किसानों को 13 महीने का आंदोलन याद आ रहा है, जिनको लाठियां पड़ी हुई थी। मुझे राम और हनुमान याद नहीं आ रहे हैं, किसानों को राम हनुमान याद नहीं आएंगे, छात्रों और नौजवानों को राम हनुमान याद नहीं आएंगे। भले ये राम हनुमान करे या ये हिंदू मुसलमान करे, भारत पाकिस्तान करे, चाहे कैराना करे, चाहे कानून व्यवस्था करे, क्योंकि 5 साल का जो ये पर्व आता है इसमें मतदाता सुपर है, मतदाता ही अब तय करेगा। आप डोर टू डोर जा रहे हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, मतदाता ही तय करेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए, जान लेते कैसी स्थिति जो मतदाता है उनका, क्या रुझान है, क्या मूड है, और फिर बात करते हैं कि क्या कुछ स्थिति बन रही है। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआत हो चुकी है लोकतंत्र के इस महापर्व की, मतदान की शुरुआत हो चुकी है सुबह 7 बजे से। किस तरीके की तैयारी और कैसा रुझान शुरुआती लोगों में देखा जा रहा है? राहुल, आपसे हम जानना चाहते हैं किस तरीके की तैयारी देखी जा रही है, जो पोलिंग बूथ है वहां पर, और लोगों का कैसा रुझान? राहुल सुन पा रहे हैं आप हमें? राहुल, हम आपसे जानना चाहते हैं किस तरीके की तैयारियां पोलिंग बूथ पर देखी जा रही हैं, सुबह से कितनी भीड़ लोगों की? मुझे लगता है राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे। और यहाँ पर एक बार फिर से रुक कर लेते हैं प्रभात त्रिपाठी जी, आप जिस तरीके से बता रहे थे कि जो अब मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो मायने रखते हैं, यानी कि जो मतदाता है वो अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर वोट डालेगा, क्या कुछ कह रहे थे आप? देखिए नंदनी जी, 5 साल बाद मतदाता जितना भरा हुआ बैठा हुआ है सरकार के प्रति, देखिए मतदाता को एक मौका ये मिलता है, और इस मौके को वो इस बार बिल्कुल परिवर्तन करके रहेगा। परिवर्तन की बात आप कह रहे हैं, भरा हुआ बैठा था, यानी कि स्थिति सत्ता में परिवर्तन होगा, इस तरीके के हालात बन रहे हैं। आप तो खुल करके इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पर हम आजाद खालिद जी से जान लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको, क्या वाकई मतदाता भरा हुआ बैठा है, क्या परिवर्तन होना है? सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे परिपक्व वोटर हमारे देश का वोटर है, और हमारे वोटर का ये एक दिन होता है, बल्कि एक दिन नहीं बल्कि एक लम्हा होता है, जिस लम्हे में वो जाके अपने वोट को जाके डाल के आता है। कुछ सेकंड होते हैं, कुछ पल होते हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से कहा था कि मुद्दे यकीनन लोगों के दिल में भरे हुए हैं, लेकिन जो जिनको जवाबों से बचना है वो जवाबों के बजाय जो है ना, काम के बजाय राम पर जाना चाहते हैं। ये बात सही है कि सत्ता को जवाब के बजाय राम के ऊपर बात करनी है, नाम के बजाय काम के बजाय बात करनी है। ये प्रयोगशाला लोनी से शुरू हुई और योगी जी ने उस पर मोहर लगाई। मैंने दोनों नाम आपको खुल कर ली है। हालांकि जो विपक्ष है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होते हैं कि विपक्ष को जिस मजबूती से खड़ा होना चाहिए था, और जिस तरीके से जनता को ये उम्मीद रहती है कि उसके साथ कोई खड़ा है। देखिए, लोकतंत्र में 2 चीजें होती है, सत्ता और विपक्ष। सत्ता का काम है जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करना, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी इससे कहीं ज्यादा होती है कि वो सत्ता के लिए सेकंड बैलेंस का भी काम करे और जनता की आवाज को भी उठाए। लेकिन आप देखिए, पिछले 5 साल में विपक्ष जो है जिस तरीके से कहीं ना कहीं धराशायी नजर आया और आपस में बिखरा हुआ नजर आया, वो जरूर बात करता है, लेकिन आप देखिए कहीं भी आपको एक जगह पर किसी एक मत पर नहीं है। आप अगर गठबंधन की भी बात करेंगे तो जो 2 गठबंधन हुए, बड़े गठबंधन समाजवादी पार्टी में और रालोद में, ये भी अगर देखा जाए, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। है कि सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जनता बड़े परिवर्तन के मूड में है। और लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि विपक्ष तो बिखरा हुआ नजर आ रहा है, तो मजबूत कौन दिखाई दे रहा है आपको? देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से अभी खालिद जी कह रहे थे, मैं देखिए इसको आप एक तरीके से समझिए। मैं पिछले 90 से 3 दशक से इस चुनाव को कवर कर रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में इतिहास है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की बात कर रही है। किन बातों से ऐसा लग रहा है आपको, किन बातों से ऐसा लग रहा है बौखलाहट, किन बातों पर दिखी? ये जरूरी है, इसको भी देखना, इसको भी जानना। क्यों लग रहा है आपको कि जो पार्टी है, जो सत्ता में जो पार्टी है, सरकार है, वो बौखलाई हुई है, ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, मुझे इसलिए लग रहा है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन, देखिए जाट, गुर्जर और दलित, ये 3 मतदाता पश्चिम का बहुत डिसाइडेड फैक्टर होता है। ये तीनों मतदाता अगर एकजुट होकर जहां चला जाएगा, उसे 80 बनाम 20 मतलब नहीं है। उसे क्षेत्र में गन्ने का मूल्य का मतलब है, चीनी में कितना, गुड़ में कितनी मिठास आई,
कितना किसानों को क्या मिला। और जिस तरीके से ये सरकार लगातार मतदाता को डरा रही है कि हम कानून व्यवस्था, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, कि भैया कल 10 तारीख को जो परिणाम आएगा उसके बाद आपका क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो गुड़ में कितनी मिठास आई, गुड़ में कितनी मिठास आई, ये वोटिंग प्रतिशत बताएगा और आने वाले परिणाम बताएंगे। और क्या वोटिंग प्रतिशत है, क्या जनता का मूड है, ये जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव का। लखनऊ से हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, आपसे जानना चाह रहे हैं हम लगातार कि पोलिंग बूथ पर क्या स्थिति है, सुबह से कैसे हालात नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आज पहले चरण का मतदान है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर जो वोटर है उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। चाहे बुजुर्ग वोटर की बात करें, चाहे युवाओं की बात करें, तमाम लोगों वोट करके अपनी सेल्फी लेके सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटरों में किस तरह का उत्साह है। लेकिन जो एक चिंता का विषय है, कई जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें आ रही है, कई जगह से खबरें आ रही है मतदान अभी शुरू नहीं हुआ है। तो निश्चित तौर पर वहां पर चुनाव आयोग पैनी नजर बना रखा है। तमाम वहां पर ऑप्शन है, तुरंत ईवीएम चेंज, चाहे मेरठ की बात करें, कुछ ऐसे बूथ है जहां पर ईवीएम खराब होने की सूचना है, जहां पर जो ग्रामीण मतदान करने पहुंचे थे उन्होंने हंगामा काटा, जिसके बाद से जो अधिकारी हैं उन्होंने तुरंत वहां पर ईवीएम बदलने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन निश्चित तौर पर पहले चरण का मतदान है, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और माना जा रहा है जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदाताओं की भीड़ और निकलकर मतदान बूथों तक पहुंचेगी, क्योंकि लगातार जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की तरफ से ऐसे अभियान चलाए गए हैं, लोगों को जागरूक किया गया है कि वो मतदान स्थल तक पहुंचे, अपने मतों का प्रयोग करें। और निश्चित तौर पर सुबह जब 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, लोगों में इसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज सुबह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह कोहरा है, कई जगह बूंदाबांदी, लोग घर से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ है, चाहे प्रियंका गांधी है, चाहे राहुल गांधी है, नरेंद्र मोदी तक ने अपील की है कि पहले मतदान करें, उसके बाद फिर जलपान करें। तो निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह दिख रहा है। 11 दिनों की 58 सीटों पर ये मतदान हो रहा है, तो निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह दिख रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, लोग उत्साहित है और लोगों जनता जो हमारे जनप्रतिनिधि हमारे नेता की ओर से भी उत्साहित किया जा रहा है, वोट करने की लगातार अपील की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार आजाद खालिद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लोगों में उत्साह तो देखा जा रहा है, लेकिन अगर इस बार के वोटर की बात की जाए तो लोग क्या खुल करके बताते हुए नहीं दिख रहे हैं कि वो जो आम जनता है, किसी समर्थकों की अगर बात की जाए, उनको अगर किनारे कर दिया जाए तो परेशान होते हुए भी, अपने विजन से क्लियर होते हुए भी लोग खुलकर बोलते क्यों नहीं नजर आ रहे हैं कि आखिर किसकी और उनका रुझान है? हमारे लोकतंत्र की ड्यूटी है कि मतदाता को अपनी राय को खोलने का एक तरह से गुप्त रखने का अधिकार है, और यही हमारे लोकतंत्र की ड्यूटी है। मैं किसको वोट दूंगा ये मेरे दिल में है और मैं उसको फैसला करता हूँ। ये जनता को अधिकार दिया है हमारे संविधान में और हमारे लोकतंत्र में। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी प्रभात त्रिपाठी जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये जो बौखलाहट है उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे लोग। बात अभी शिकायतें आ रही है, कई मतदाता जो बूथ है, जो पोलिंग बूथ है, वहां पर लोगों को हरेस किया जा रहा है, उनको वापस किया जा रहा है। हालांकि उसमें हम किसी एक को आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन सवाल ये है कि किस तरह की व्यवस्था बनाई जाती है जहां पर लगता है कि अगर कुछ चीजों को हमेशा से आपने देखा होगा, उनको या तो अति संवेदनशील घोषित कर दिया जाता है, यहाँ पे पोस्ट बॉक्स लगाई जाती है। आप अगर सर्वे कराएंगे अपने संवाददाता से तो हर शहर की 1-2 सीटें ऐसी होंगी जो बहुत ज्यादा हैट्रिक बनाई दी जाती है, बहुत ज्यादा उसका हंगामा होता है। कुछ सीटें ऐसी होती है जहाँ पर बड़े शांतिपूर्वक मतदान होता है। ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ईवीएम को लेकर आरोप लगते रहे हैं और भी चीजें, लेकिन एक बड़ी चीज है कि वोटर लिस्ट से वोट गायब होना, वोटर्स को वोट डालने के लिए परेशान किया जाना, उनकी पर्ची चेक करने के नाम पर, उनकी चेकिंग के नाम पर उनको हरास किया जाना, ये एक स्ट्रेटेजी होती है। ये समय दर समय हम साल दर साल ये देखते आए, हर बार देखते आते हैं इस तरीके की चीजें। लेकिन बात अगर की जाए 2017 और अगर इस बार की 2022 के चुनाव में किस तरीके का फर्क, कितना फर्क आप देख रहे हैं? देखिए, ये फर्क पड़ता है, ये फर्क 2 तरह से पड़ता है। एक वोट हमारा अगर इधर जाना है तो वहां में गया नहीं, लेकिन दूसरी जगह वो पड़ जाएगा तो आप देखें उधर 2 वोट का बैलेंस खराब हो जाएगा। दूसरा क्या है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसकी स्ट्रेटेजी को, उसकी समीकरण को समझना होगा। ये जरूरी नहीं है कि जिसको सबसे ज्यादा मतदान वोट मिले हैं वही ज्यादा कामयाब होगा। कहीं ना कहीं जो डिवाइडेशन ऑफ वोट है वो भी देखा जाता है, जो कैंसिलेशन ऑफ वोट है वो भी देखा जाता है।
आपने देखा कि किसी आदमी को इतना कंफ्यूज कर दिया कि वो अपने वोट को सही से जो है ना कास्ट नहीं कर पाया और उसका वोट कैंसिल हो गया। तो ये अपने आप में ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका नतीजा जो है ना परिणामों पर आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात नंदनी है कि मैं प्रभात त्रिपाठी जी की इस बात से सहमत हूँ कि जो बौखलाहट है वो है, लेकिन उस बौखलाहट को आप ऐसे देखिए, उनको अपने को रिटेन करने की बौखलाहट है और उस पर दबाव है। लेकिन विपक्ष का जो बिखराव है, विपक्ष की जो जिसे कहते हैं रणनीति की कमी है, उसका फायदा कहीं ना कहीं सत्ता उठाना चाहेगी। ये अलग बात है कि विपक्ष को मौके बहुत मिले, मुद्दे बहुत हैं, किसानों की नाराजगी है, लोगों की नाराजगी है, शमशान। तो विपक्ष को कमजोर देख रहे हैं आप। बिखराव का भी आपने जिक्र किया, विपक्ष कमजोर बता रही है, मुद्दों को सही तरह से उठा नहीं पा रही है, यानी कि मुद्दे हैं लेकिन सही तरीके से उसको उठाया नहीं जा रहा, विपक्ष कमजोर है। इस पर प्रभात त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहेंगे, कितना सहमत है आप इस बात से? देखिए नंदनी जी, कभी कभी जो वोट पड़ता है ना वो अपने आप विपक्ष को मजबूत कर देता है। देखिए विपक्ष भले बिखराव में हो, लेकिन इस समय यानी बिखराव में है, इस बात को आप भी मान रहे हैं? बिल्कुल, इस बात को आप भी मान रहे हैं कि बिखराव में है विपक्ष? नहीं, देखिए बिखराव प्रदेश स्तर पे मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर विपक्ष हमेशा बिखराव में रहता है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि विपक्ष में कुछ लोग बेरूपी है कि बाद में पोस्टपोन अनाउंस कर देते हैं। मेरा इशारा सीधा डीएसपी की तरफ है। तो बिखराव, इसी को बिखराव कहा जा सकता है। बिल्कुल जी। तो कमजोर विपक्ष, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए कमजोर विपक्ष का आना बहुत खतरनाक स्थिति है। ऐसे में क्या स्थिति बनती? जी। देखिए नंदनी जी, मैं आपसे कह रहा हूं कि विपक्ष में कुछ बहरूपीय दल है। जी। कुछ बहरूपीय दल ये है कि वो अपना पोस्टपोन अलायंस जो कर देते हैं, जिसमें मायावती का बिल्कुल साइलेंट रहना, भारतीय जनता पार्टी में आक्रमण नहीं करना। और पश्चिम में मायावती कुछ चीजें हैं जो मायावती को मिलती रही है। दलित पोस्टर मायावती के साथ रहा है, चांद भी मायावती के साथ रहा है, लेकिन पिछले एक दशक से इस तरह मायावती खामोश हुई है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है मायावती, क्योंकि पोस्टपोन अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएगी। भतीजे को उपमुख्यमंत्री बनाना है और अपनी राजनीति दिल्ली में करनी है और करोड़ों रुपये उसने बचा दिए ईडी और सीबीआई से। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि असली भारत गांव में बसता है, असली लोकतंत्र गांव में बसता है। गांव की खेत की बुनियाद से तय होगा कि 5KD में कौन बैठेगा, लोक भवन में कौन बैठेगा लखनऊ के अंदर, हम नहीं तय करेंगे। और जनता में जो एक जवाब, एक इस समय जो एक जिसे कहेंगे बिल्कुल उसको एक बदलने की जो एक का मूड है जनता का, कि सरकार बदलनी है, क्योंकि हमने जो अत्याचार सहा है, हमने जो परेशानी सही है, वो परेशानी कहीं 5 साल बाद फिर ना आ जाए। कानून व्यवस्था का डर दिखा के, भय दिखा के और डकैतों का आतंक दिखा के, और जिस तरीके से गुजारा गैंग हो, चाहे मुकीम काला हो, इनका सबका एक भय दिखा के कि अपराधी को भाग गए उत्तर प्रदेश से। कहाँ भाग गए अपराधी? आपने लगभग 58 अपराधियों को टिकट दिया। आपने ADR की रिपोर्ट कह रही है कि सभी राजनीतिक दलों ने 25% अपराधियों को टिकट दिए। बिल्कुल, लेकिन सवाल बहुत है, स्थिति जैसी बन रही है उससे बहुत सवाल उठते हैं। जी। चिंतन की बात करते तो आपको अपराधियों को टिकट देने क्या जरूरत पड़ी 58 सीटों में? इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात है सवाल करना, और जवाब चाहिए, सवाल होने चाहिए, जवाब भी सामने आने चाहिए। लेकिन इस दौरान आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आपने बसपा सुप्रीमो मायावती की खामोशी का जिक्र किया। और यहाँ पर जो हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं आजाद खालिद जी, उनसे जानना चाहेंगे मायावती की खामोशी का क्या मतलब है? देखिए, कुछ खामोशी होती है, कुछ काम करने का स्टाइल होता है। मायावती जी को लेकर लोग जरूर कह रहे हैं कि उनकी खामोशी जो है वो कहीं ना कहीं है। देखिए, सवाल यह है कि विपक्ष में ईमानदार कौन है। सबसे बड़ी बात यह कि सत्ता के आपको स्टेप्स को समझना होगा। मोदी जी ने खुद कहा कि लाल चौकी से सावधान रहिए, यानी खुद भाजपा चाहती है कि मुकाबला समाजवादी पार्टी से हो। इसमें अगर देखें बीजेपी के रणनीतिकारों ने बहुत स्लाइटली, बहुत टैक्टिकली कांग्रेस को दौर से बाहर किया और मुकाबला खुद कहा कि लाल चौकी से सावधान रहे, ताकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मोबिलाइज हो और बीजेपी के लोग जो है कहीं ना कहीं एक तरह से लामबंद हो जाए। सवाल ये नहीं है ईमानदार कौन है विपक्ष में। मुलायम सिंह यादव जी संसद में खड़े होकर बीजेपी की तारीफ करते हैं और लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले कहते हैं कि दोबारा से अगर यही सरकार आएगी तो हम शुभकामनाएं देते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें, चाहे मायावती जी हो चाहे मुलायम सिंह जी हो, जब ये दोनों गेस्ट हाउस काम करते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। जब बुआ बबुआ साथ मिलते हैं तो दोस्त हो जाते हैं। कभी राहुल जी और अखिलेश जी साथ हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो सबसे बड़ी तो ईमानदारी नेताओं की है
विपक्ष को ईमानदारी दिखानी होगी, जनता का विश्वास अगर जीतना है तो जनता को अपना कैरेक्टर देना होगा। यही अजीत सिंह जी और यही मुलायम सिंह। देखिए, ईमानदारी तो सभी को दिखानी होगी। ईमानदारी तो विपक्ष हो या फिर खुद जनता जनार्दन हो, उसे भी खुद से ईमानदारी दिखानी होगी अपने प्रति, तब जाकर के सही लोकतंत्र है वो सही स्वरूप में सामने आएगा, जो उद्देश्य था इस लोकतंत्र का और देश को चलाने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमारे रुक कर लेते हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है, पहले चरण का ये मतदान पूरे चुनाव में इन सीटों का क्या महत्व है, कितना असर डालेगी पूरे चुनाव में ये? निश्चित तौर पर वो काफी मजबूत तरीके से आगे के चुनाव को लड़ेगी और निश्चित तौर पर यही वजह थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश की। चाहे अमित शाह की बात करें, चाहे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घर घर जाके जनसंपर्क किया, इसके अलावा समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव खुद मैदान से, आरएलडी के जो जैन चौधरी उनके साथ में लगातार रथ यात्रा किए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी जोर लगाई। क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरी तरह से किसानों बन सकती है। जो बताता है, चाहे जाट की बात करें, चाहे मुस्लिम की बात करें, अन्य जो वहां पर किसान है उनकी बात करें, वो माना जा रहा है कि 2013 उस स्थिति में ने खुल के कुछ नहीं बोला है। पूरी तरह से जो वोटर है पूरी तरह से साइलेंट है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर पार्टियां तो हर संभव प्रयास की है कि मतदाताओं को रिझाया जाए। तमाम वायदे किए गए, जो घोषणा पत्र जारी हुए थे, चाहे जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात करें, तमाम ऐसी जगह जहां पर ज्यादा संख्या किसानों की है, तो निश्चित तौर पर किसानों को लुभाने का प्रयास किया गया। अब देखना होगा कि जिस तरह से आज मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, जो घोषणा पत्र जारी किए गए हैं, जो जनसंपर्क किया गया है, जो जनसभाएं की गई हैं, कितना असर होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर से जो 5 साल के कामों को लेकर जनता के बीच में गई थी, क्या जनता उसको लेकर वोट कर रही है या जनता जो बदलाव चाहती है? क्योंकि निश्चित तौर पर जो मतदाता है वही तय करेगा कि 10 मार्च को उसको सत्ता पे बैठाना है। और निश्चित तौर पर काफी दिलचस्प चुनाव है और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश का कि कभी जो सरकार है वो दोबारा सत्ता में नहीं है। चाहे बीएसपी की बात करें, वो भी बहुमत में सरकार बना चुकी है। समाजवादी पार्टी की बात करें, वो भी सत्ता बिल्कुल। और हर बार ये प्रतिशत बढ़ता रहा है सीटों का, हर बार बढ़ता गया है ये प्रतिशत, जो सीटों का प्रतिशत है। निश्चित तौर पर और शायद यही वजह है कि मतदाता के ऊपर पूरी तरह से सभी पार्टियां उसको रिझाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। आज सुबह जब मतदान शुरू हुआ उसके पहले तमाम जो नेता उन्होंने ट्वीट करके वोट देने की अपील की और दूसरे पर निशाना साधा। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को देखना है कि किस तरह से वो अपना मत का प्रयोग करेंगे, किस तरह से वो बदलाव चाहते हैं। या राहुल, आपकी इसी बात पर एक सवाल दोनों हमारे जो मेहमान है उनसे करना चाहूंगी। हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार आजाद खालिद जी हैं, प्रभात त्रिपाठी जी हैं, दोनों से एक ही सवाल करना चाहूंगी। जिस तरीके से राहुल ने जिक्र किया कि जो बीएसपी भी देखिए सत्ता में आ चुकी है बहुमत के साथ, सपा भी आई, बारी बारी से सभी एक के बाद एक आए हैं। जनता किस तरीके से आखिर सोचती है, जिस तरीके से वो सत्ता परिवर्तन करती है, जिसकी तरफ भी जाती है बहुमत से जाती है, और इन सबको, इस इतिहास को देखते हुए इस बार के कैसे हालात दिख रहे हैं? आजाद खालिद जी, आपसे चाहूंगी, आप पहले। जी आजाद खालिद जी। नंदिनी जी देखिए, नंदिनी आपका जो सवाल है बड़ा इम्पोर्टेंट है। नंदिनी जी, सबसे बड़ा सवाल यह है, पार्टी ने धोखा किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी लखनऊ के अंदर लोगों के ऊपर लाठियां बची थी, हमने देखी है। बसपा की सरकार में भी लोगों को सड़क के ऊपर शिक्षे हुए हमने देखा है, और बीजेपी की सरकार में भी हमने लोगों को लाठियां खाते हुए देखा है। सवाल यह है कि सत्ता नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन कैसे होगा, जनता ये चाहती है। लेकिन इस लोकतंत्र के अंदर फिलहाल हमारे यहाँ जनता ऐसे मामले के अंदर ट्रैप हो गई है कि उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो चुने क्या, उसकी पसंद क्या होगी। तो ये तो बहुत बड़ी बात कह दी आपने कि जनता को समझ नहीं आ रहा है कि वो चुने क्या, आखिर ऐसा क्यों, और ऐसे में क्या स्थिति बनती दिख रही है? बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। तीनों सरकारों का मैंने आपको जिक्र किया, तीनों सरकारों में लाठियां थप्पड़ बजी हैं, सारे मुद्दे देखे। किसान जहां खड़ा था 10 साल पहले वहीं आज खड़ा है। सवाल ये है कि ब्यूरोक्रेट नहीं है,
सिस्टम वही है, एसओ वही है, थाना वही है। अगर बात करें पूरा सिस्टम वही है। नेता चेहरे बदल के अगर आएंगे, कभी बुआ बबुआ हो जाएंगे, कभी बीजेपी बेइज्जती हो जाएगी, कभी समाजवादी पार्टी और लोकदल हो जाएंगे। सवाल ये है कि मंशा किसकी साथ है, ये जनता के दिल में बहुत बड़ा सवाल है। और जनता चाहती है कि कोई ऐसा आए जो उससे एक पल के फैसले को, मुझे एक पल का फैसला है, वोट देने का जो फैसला है, उसको 5 साल तक सत्यता के साथ उस वादे को निभाए, जिसके तहत लोकतंत्र के अंदर जनता को सत्ता वादा करती है और विपक्ष आश्वासन देती है कि अगर आपके साथ गलत होगा तो हम सड़क पर उतरने का मन बनाएंगे। लेकिन जब सरकार बन जाती है तो विपक्ष तो घर जाके सो जाता है 5 साल के लिए, 3 महीने पहले वो बाहर निकलता है और सत्ता मजबूत हो जाती है। इस ट्रैक से जनता कब निकलेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।